नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब छत्तीसगढ़ की बारी है। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों को सुनने की दिल्ली से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको देंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। मिशन 2023 की रणनीति के ऊपर बैठक में मंथन हुआ। पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय इसमें मौजूद रहे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी इस बैठक में शामिल हैं। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ये बैठक ले रहे हैं। सौरभ परिहार सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। सौरभ, अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए, बैठक लगभग 3 घंटे से जारी है और इस बैठक में मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर और संगठन को मजबूत करने को लेकर ये चर्चा हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि केंद्र सरकार, मोदी की सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, तो उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जा सकता है, बूथ स्तर पर जो है प्लानिंग बनाई गई है। और निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक मानी जा सकती है 2023 चुनाव से पहले, पूरी तैयारी 1.5 साल पहले। और अब देखना होगा कि बैठक खत्म होने के बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पवन साय और विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में लगातार जारी है, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक इसमें शामिल हैं। 3 घंटों से लगातार ये बैठक चल रही है और देखते हैं कि इससे क्या अपडेट निकलता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर केंद्र वर्सेस राज्य, इसके बीच में एक तीखी बहस छिड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि जनता को राहत देने के लिए राज्यों को पेट्रोल डीजल से वैट टैक्स को कम करना चाहिए। इस पर गैर भाजपा शासित राज्यों के सीएम हमलावर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कह दिया कि केंद्र पहले सेस की राशि और राज्यों का बकाया राशि उनको प्रदान करे। रेट वो बढ़ाते हैं और कम करने के लिए हमको बोलते हैं। ये तो पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, तो रोज रेट बढ़ता है भारत सरकार के द्वारा, इसलिए प्रधानमंत्री को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को, जिन्होंने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। दरअसल जब भी इस तरह की बात केंद्रीय मंत्रियों या बीजेपी नेताओं द्वारा कही जाती है, तो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सीधे सेस की राशि और केंद्र से राज्यों की देय राशि की मांग करने लगते हैं। और ये बात सही भी है कि केंद्र ने पहले पेट्रोल डीजल पर 42% एक्साइज लेकर 37% कर दी, लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल डीजल पर सेस लेने लगी और पूरी राशि केंद्र के ही खाते में गई। इस स्थिति में राज्यों के पास पेट्रोल डीजल पर ज्यादा वैट टैक्स घटाना उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने जैसा है। इसीलिए जब भी वैट टैक्स घटाने की बात आती है, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केंद्र से देय 30,000 करोड़ रुपए की मांग करने लगती है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक के हमारे 30,000 करोड़ रुपया लेनदारी है, तो अपने शासित राज्यों में कम कर ले, या फिर हमारी जो पैसा है, हमारे अधिकार है, उसको दे दे और खुद शेष खत्म करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि केंद्र ने जब एक्साइज कम कर दिया है, तो राज्यों को वैट कम करना चाहिए। पीएम के बयान को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उस समय ही आग्रह किया था माननीय मोदी जी ने 10 रुपया डीजल पे, 5 रुपया पेट्रोल पे कम किया। उसी समय आग्रह था। फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों की जवाबदारी होती है। उस समय तो कुछ किया नहीं। राजनीति करने की दृष्टि से जो बात करते हैं, उससे जनता को लाभ नहीं मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम से आम जन परेशान है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोनों सरकारों को खर्च के लिए एक्साइज और वैट टैक्स चाहिए। सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम से जनता को राहत कब मिलेगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग दौरे पर रहे, जहां उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के हथखोज में बने रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया। इस बेहतर अधोसंरचना के माध्यम से यहां आने वाली रेलवे के पार्ट के लिए यूनिट तैयार करने वाली कंपनियों को काफी आसानी होगी। इस रेल पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाइट का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस उद्घाटन के साथ भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पर खुलकर आरोप लगाया। कहा कि पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह हर समय न्यूयॉर्क और चीन जाया करते थे और कंपनियों को लाने की बात कहते थे, लेकिन केवल MOU हस्ताक्षर किया जाता था।
धरातल पर फैक्ट्रियां न के बराबर आती थीं। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई जिसका लाभ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 167 MOU साइन किए, जिनमें से 90 से ज्यादा उद्योग छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। खोज में एक नई उपलब्धि ये रेलवे पार्क के रूप में इसे डेवलप किया गया है। 8 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से इसमें सीसी रोड भी है, नाली भी है। रमन सिंह जी कभी न्यूयॉर्क जाते थे, कभी चीन जाते थे, कभी और कहीं जाते थे, कौन सा उद्योग आया। और आज हम लोगों जो उद्योग नीति 2019 से 24 जो बनाया उसके कारण से 167 MOU हो गया है। खैरागढ़ की नवनिर्वाचित MLA यशोदा वर्मा ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ी में यशोदा वर्मा को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के बाद यशोदा वर्मा ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश ने कहा, खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ में शपथ लेन काबर की हम छत्तीसगढ़ के बहुआन और बेटियां छत्तीसगढ़ के और हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी है और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार ला हम नई जान निकल लिए हमने छत्तीसगढ़ में शपथ। 2018 में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों की संख्या 68 थी, लेकिन लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें हमारी संख्या बढ़ती गई और इस चौथे उपचुनाव जीतने के बाद हमारी संख्या 71 हो गई। खैरागढ़ उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद आम चुनाव के पहले का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण और उस उपचुनाव में यशोदा वर्मा जी चुनाव जीत के आई, 20,000 वोटों से जीती। खैरागढ़ में अभी तक के कोई प्रत्याशी 20,000 से नहीं जीता था, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और बात एक सौगात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज हाईवे पेट्रोलिंग और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए 61 नए वाहन मिल गए हैं, जिनमें से हाईवे पेट्रोलिंग के तहत 15, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अंतर्गत 24 वाहन और कानून व्यवस्था के लिए 22 वाहन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आवास के सामने आयोजित एक कार्यक्रम में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा समेत पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बेहतर पहल करार दिया। आज गृह विभाग के द्वारा 61 गाड़ियों को लोकार्पित किया गया है, जो एक्सीडेंट हो तत्काल पहुंच के रेस्क्यू करना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना, तो इसमें सुविधा बढ़ जाएगी। बालकों के, महिलाओं के जो इस प्रकार से मानव तस्करी करते हैं तो उसके लिए भी वाहन की व्यवस्था सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित मीटिंग में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के क्रियान्वयन की सराहना करते हुए दूरस्थ अंचलों के हाट बाजारों में इसका नियमित आयोजन करने के निर्देश दिए। भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में अधिग्रहण के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इसी तरह सिकल सेल की जांच और इलाज के लिए अभियान की कार्ययोजना बनाने को कहा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री TS सिंहदेव और मुख्य सचिव अमिताभ जैन इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी ने बैठक में बताया कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पिछले 4 साल में प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में 493 करोड़ रुपए से अधिक के इलाज के दावों का भुगतान हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेडी टू ईट वितरण को लेकर राज्य शासन के फैसले को ठीक बताया और इस आदेश के साथ ही जस्टिस RCS सावंत के महिला स्व सहायता समूह की ओर से दायर 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब रेडी टू ईट के उत्पादन का काम ऑटोमेटिक मशीन से कराने का रास्ता साफ हो गया। बीते दिनों कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिला और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट को ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन करने का फैसला लिया। इसके तहत रेडी टू ईट वितरण के काम को केंद्रीकृत करने का फैसला हुआ।
पहले से महिला स्व सहायता समूह किया करते थे। शासन के इस फैसले के खिलाफ 5 महिला स्व सहायता समूह ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला नौनिहालों के स्वास्थ्य की दिशा में उचित है। सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह निर्णय लिया था कि जो बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यू का सही समावेश होना चाहिए। इसीलिए मध्याह्न भोजन का निर्माण कार्य बीज निगम के माध्यम से मशीनों से करवाया जाएगा। लेकिन जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें थी, जिस प्रकार से उसका वितरण करती थी, वह वितरण यथावत करेंगी। उनको किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान सरकार के द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। बस्तर में नक्सलियों की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही। नारायणपुर के रेंगा बेड़ा में सड़क निर्माण में लगे 3 वाहनों में 15 से 20 वर्दीधारी नक्सलियों ने आग लगा दी। आगजनी के पहले नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार के सुपरवाइजर को बंधक बनाकर मारपीट की। रोड निर्माण का काम तुरंत रोकने की हिदायत दी। हालांकि करीब आधे घंटे बाद नक्सलियों ने सुपरवाइजर को छोड़ दिया, लेकिन उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। साथ ही पानी टैंकर और वाइब्रो मशीन को आग के हवाले किया। आगजनी के बाद इलाके में दहशत है। वहीं सूचना पर पुलिस ने इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी। से कुछ ही देर पहले आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। मैं इस वक्त रेंगा बेड़ा रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पीएमजीएसवाई का सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। मेरे पीछे ठीक ये जली हुई बाइक जो है ये सुपरवाइजर की है, जो यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य कर रहा था। ठीक इसके आगे जो है नक्सलियों ने 2 गाड़ियों को और जलाया है। ये तीसरी बाइक थी। एक जानकारी के मुताबिक जो है एक वाइब्रो थी जो सड़क कॉम्पैक्शन का काम करती थी, और एक पानी टैंकर है। और ये तीसरी बाइक जो सुपरवाइजर की थी उसको नक्सलियों ने आग के हवाले किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले की ये घटना है, और सुपरवाइजर जो थे उनके नक्सलियों ने पकड़ रखा था। आधे घंटे तक उनसे मारपीट की थी, और मारपीट करने के बाद फिर वो अपनी जान बचाकर यहाँ से वो भागे हैं। नक्सलियों ने फिलहाल तो उन्हें छोड़ दिया है। इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। जली हुई बाइक जो है ये मौके पर मौजूद है, और हम यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं। इसके आगे जाकर देखते हैं कि और 2 गाड़ियां हैं, उनकी क्या स्थिति है। खबर ये आ रही है कि नक्सलियों ने उन 2 गाड़ियों को भी आग के हवाले किया है। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, एक हादसे से जुड़ी जानकारी मिल रही है। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मृत्यु हो गई और एक युवक घायल हुआ है। राखी थाना इलाके की घटना है। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यह हादसे की तस्वीर किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकती है। देखें आप तस्वीर। एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी और एक महिला की इसमें मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक बाइक बस से टकराई है और राखी थाना इलाके में दुर्घटना घटी। तस्वीर आप देखें, सीसीटीवी वीडियो इसका सामने आ चुका है। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी तहसीन, बताएं किस तरह हुई ये घटना। देखिए, ये एक बड़ी दर्दनाक एक हादसा नया रायपुर के जो DDU नगर चौक है वहां पे हुआ है। ये बात सामने आई है कि जो मंत्रालय के स्टाफ को जो छोड़ने वाली बस है, जो स्टाफ को उनके घर तक छोड़ती है, वो बस और एक स्कूटी सवार उसमें टक्कर हुई है। और उसमें जिस तरीके से सीसीटीवी जो सामने आया उसमें ये बात सामने आई है कि बस भी काफी तेज रफ्तार थी, क्योंकि चौक था, कंफ्यूजन हुआ है। बाइक सवार जो युवक थे और एक महिला थी। इसमें जो बात सामने आई है, इसमें महिला की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि महिला की पहचान जो है रुक्मणी साहू बलौदी गुंडरदही निवासी के रूप में हुई है, और ये अपने पिता जो हैं चंद्रराज साहू के साथ में अपने भाई जो उनके सेक्टर 16 में रहते, सेक्टर 27 में, माफ कीजिएगा, सेक्टर 27 में रहते हैं। और वहां पे ये उनसे मिलने जा रही थी नेमन साहू से, तभी ये हादसा हुआ है। और उसके बाद जो है बस, क्योंकि उस समय स्टाफ बैठा हुआ था और वो जो बस है वो उसको लेके बस चालक जो है फरार हो गया था। और बस चालक की अगर बात करें तो बस चालक जो है यशवंत पगवारे के नाम से उसका पहचान हुई है। और उसमें अभी जो अपडेट एक सामने आया है
इसमें ये बस चालक जो है उसको बस को लेके सीधे राखी थाना पहुंचा है और उसने वहां खड़ी कर दी है बस थाने पे, और पुलिस ने अभी फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक ये दर्दनाक हादसा जो है ये एक सामने आया है राजधानी नवा रायपुर में। लेकिन ये नवा रायपुर में कोई पहला ये सड़क हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई लोग जो है मौत के काल में जा चुके हैं, लेकिन वहां पे जो प्रशासन है उसमें इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सड़क हादसे वहाँ पे, क्योंकि खुली चौड़ी रोडें हैं, वहाँ पे लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो बस हो, चाहे 4 पहिया हो या 2 पहिया वाहन हो। तो फिलहाल अभी एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि ये नवा रायपुर के डीडीयू चौक में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कि महिला की जो पीछे बैठी हुई थी अपने पिता के साथ, तस्वीरें जैसा तहसीन आप बता रहे हैं उसमें भी दिखाई पड़ रहा है कि हादसा हुआ और बस फिलहाल जो है पुलिस के पास तक पहुंच चुकी है और आगे जांच की बात की जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कमल विहार की मुख्य सड़कों पर 12 फीट तक गहरे खुले मेन होल लगातार दुर्घटना की वजह बनते हैं। बुधवार को एक बार फिर ऐसे एक मेन होल में दुर्घटना हो गई। कमल विहार के सेक्टर 10 में बीच सड़क पर 12 गहरे मेन होल में से एक में मवेशी गिर गया। आसपास खेल रहे बच्चों ने स्थानीय लोगों को खबर दी। इसके बाद लोगों ने गौ सेवा प्रेरण संगठन को सूचना दी। संगठन ने मशीन बुलवाकर मेन होल को खोदा और मवेशी को निकालने की एक जगह तैयार की। घंटों की मशक्कत के बाद इसको निकाला गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। कहते हैं बच्चा अगर इस गड्ढे में गिर गया तो उसकी जान तक जा सकती। इस घटना के बाद एक बार फिर आरडीए के जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई। IBS24 लगातार कमल विहार में अव्यवस्थाओं से जुड़ी खबरें दिखा रहा है। ज्यादातर मामलों में अधिकारी और संचालक मंडल पूरी तरह लापरवाह दिखता है। एक ऐसे निगम की बात करते हैं जो लावारिस शवों को 2 गज जमीन तक नसीब नहीं करवा पा रहा। आलम यह कि लावारिस शवों को नाले के करीब दफनाकर खाना पूर्ति कर रहे हैं। इंसान के साथ मवेशियों के अंतिम संस्कार के लिए भी निगम के पास जमीन नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है, देखिए रिपोर्ट में। देश के सबसे साफ सुथरे शहर अंबिकापुर में ये आलम है कि अब शव दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं बची, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर भी कुछ यही बयां कर रही है। ध्यान से देखिए, शहर की गंदगी को लेकर बहती नाली और नाली के किनारे लावारिस शव को दफनाने की तैयारी है। हर कोई हैरान है, स्तब्ध है, निशब्द है। दरअसल नगर निगम के लावारिस शवों को दफन करने के लिए मछपारा घाट का इस्तेमाल किया जाता था। वहां अब शव दफन करने के लिए कोई जगह नहीं बची। आलम यह है कि शव दफन करने के दौरान दूसरे शवों के अवशेष बाहर निकल आते हैं। ये समस्या भी तुरंत निकलकर निगम के सामने आ खड़ी हुई हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। कर्मचारी शिकायत करते रहे, लेकिन अधिकारी अपनी ठाठ से बैठे रहे। यही कारण है कि अब गंदे नालों के बगल में बची जगह में शव को दफनाया जा रहा है। अब विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष पर शवों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा दिया है। अलग से ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर अपन लोग को नगर निगम से दिया गया हो या फिर कहीं से मिला हो कि जहाँ पे लावारिस शव को दफन किया जाए। एक जगह खोदते हैं, उसमें बॉडी मिल जाती है, जगह ही नहीं, छोटा पड़ता है। और आए दिन मैं कह लीजिए महीने 2 महीने में तो 2-3 लाश मिल ही जाती है अज्ञात में। नगर निगम अंबिकापुर में यह एक अक्षम्य आपराधिक लापरवाही है कि यहाँ मठपारा में अमानवीय तरीके से लावारिस लाशों को एक दूसरे के ऊपर जाके गड्ढों में बिना कोई सूचना के गाड़ दिया जा रहा है। यही नहीं, अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में शासकीय जमीनों की इतनी किल्लत है कि अब तक अंबिकापुर नगर निगम की खुद की बिल्डिंग कहां बनेगी वो जगह ही चिन्हित नहीं हो पाई है। जहां तक रही शव को दफनाने की बात, तो महापौर खुद इस समस्या को स्वीकार कर रहे हैं। महापौर डॉक्टर अजय तिर्की का कहना है कि इसे लेकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन भी किया गया है और वहां से जगह मिलने के बाद ही एक जगह तय हो सकेगी। हालांकि डॉक्टर अजय तिर्की का ये भी कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की संकट हर तरफ आने वाली है। इससे निपटने के लिए एक स्थान पर कई शव को दफन करने की प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी। हमें तो अब ऐसा आ रहा है कि जो जगह जितनी है अब तो डबल डेकर ट्रिपल डेकर ऐसे भी करना पड़ेगा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जमीन हम लोगों ने आवंटन के लिए कलेक्टर साहब महोदय को दिया था, राजस्व विभाग को। प्रक्रिया में अभी जो निगम के उपयोग के थे उसमें 4-5 जमीन आवंटित हो गए हैं। प्रक्रिया पूरी हो रही है, वैसे ही जल्दी आवंटन
मेरे ख्याल से हो जाएगा। वैसे कहा तो यही जाता है कि मौत के बाद आदमी तमाम समस्याओं और झंझटों से निजात पा लेता है, मगर जिस तरह से अंबिकापुर में लावारिस शवों के साथ उनके अंतिम संस्कार को लेकर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि मौत के बाद भी लावारिस शवों को 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पा रही है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।